Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So we are currently discussing the questions on the topic of on the theme of irrigation that have come in UPPCS a special paper and also the other papers that have come before that. So basically 2018 to 2023, whatever questions that have come on this topic of irrigation that we are discussing right now. So far we have already discussed the questions which are based on like minor irrigation projects कौन-कौन से हैं यूपी में, what are the means of irrigation in Uttar Pradesh. So these questions we have already completed. What underline the changes happening gradually in the source of irrigation in UP. So total three questions जो कि हमारे हो चुके हैं these PYQs. So before I proceed ahead with this fourth question, I request you to go back and at least revise these three questions. At least watch these videos again at a speed of 1.5x or 2x, whatever suits you well. So what will happen is basically that you will that I have already told you that every question that's coming in subsequent papers, in subsequent exams of UPPCS, this is basically not a new question. If you have analyzed the PYQs well, so every new question is basically takes its motivation or takes its guidance from the older questions, older PYQs. So therefore, PYQs become very, very important. Also, as I have shown you previously, that whenever you are writing a new question, it's basically attempting a new question. So you are using the content that I have already told you in the previous questions. So that is also a very, very good thing for you कि जितना भी हमने पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं यूज हो जा रहा है. एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू मैथड्स एज वेल एज कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, विजुअल प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने हैं अपने आंसर्स के अंदर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कैसे जनरेट करना है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रेमवर्क किस तरीके से बना करके अपने आंसर्स को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हो आप लोग. तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं. तो जब तक आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखोगे, हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में भी ये सब कुछ रिपीट हो, अगेन एंड अगेन रिपीट हो. तो जब तक आप पुराने वीडियोज़ नहीं देखोगे तब तक वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो एक नॉलेज ट्रांसफर मैंने किया है वो उतने इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाओगे. यहाँ से भी अगर आप देखना चालू करते हो तो आपको हेल्प मिलेगी आगे चल के. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज़ अगेन. तो ये जो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो कंटेंट. कंटेंट भी बहुत हद तक है इसके अंदर. तो जो वैल्यू ऐड आप नोट्स वगैरह पढ़ के कर रहे हो, वो ये वीडियोस देख करके यहाँ पे जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो फ्रेमवर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो साथ में आपको मिलता हुआ चला जाएगा. तो क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव एन अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ यूपी इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल्स. कौन कौन सी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं यूपी के अंदर, वो आपको बताना है. इंट्रोडक्शन मैंने लिखने का तरीका आपको पहले भी बताया है. आप यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी हैज़ मल्टीपल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स टू टू इरीगेट इट्स 2/3 एरिया दैट इज बेसिकली द गंगेटिक प्लेन्स. ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया. इसमें 2/3 एरिया मिनरल वाले टॉपिक से मैं बताते चला आ रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी मैंने बताया है. और आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश इरीगेशन इज बेसिकली इरीगेशन is quite diversified with multiple mediums including canals, ट्यूब वेल्स एटसेट्रा. उसके बाद फिर आप वो पाई चार्ट बना सकते हो जो हम लोगों ने देखा था इसके पहले, किस तरीके से उसमें क्लोज टू 68% प्राइवेट ट्यूब वेल्स है, 3% जो है आपका गवर्नमेंट वाला है, 17% आपका कैनल है. तो ये भी आप बना सकते हो. 12% आपका रिमेनिंग है, अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन है. तो ये भी एक इंट्रोडक्शन आप बना सकते हो. फिर बाकी जैसे यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बनाया है कि स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यूमरस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग कैनल्स, लिफ्ट इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन. इस तरीके से भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो. तो इंट्रोडक्शन बनाना कैसे है, इसका भी मेथड आपको मैंने बता रखा है. यहाँ पे मैं लाइव आपको इंट्रोडक्शन बना करके दिखा भी रहा हूँ. तो इसका मतलब अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो बहुत आराम से. पाई चार्ट्स का मैंने बताया है, ग्राफ भी मैंने बता रखा था कि किस तरीके से आपको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. अब राइट नाउ हम बस इसमें जो वैल्यू ऐड वाला पॉइंट है वो चीज़ें हम देख लेते हैं. सबसे पहले मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नाम आप याद कर लेना. शारदा सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, अब जैसे लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, अब यहाँ से आप थोड़ा बहुत कनेक्शन, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन यूपी एंड आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूपी. तो जैसे हो गया आपका फैजाबाद अयोध्या वाला रीजन हो गया. माई होम टाउन इज़ इन सिद्धार्थ नगर. आई हैव लिव्ड इन प्रयागराज. करेंटली आई एम लिविंग इन लखनऊ. तो जैसे इस तरीके से मेरा एक जो एक्सपोजर है यूपी का, जो ईस्टर्न यूपी, बिकॉज इट्स माई बर्थ प्लेस एंड दैट ईस्टर्न यूपी, सो इट्स क्वाइट गुड इनफ. तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसके बॉर्डरिंग एरियाज कहाँ पे है. तो जैसे शारदा सहायक कैनल या फिर शारदा सहायक इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है, जब लखीमपुर खीरी कोई बोल रहा है तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि ये
बॉर्डरिंग एरिया है नेपाल के आसपास का। बहराइच भी इसके पास, बहराइच भी इसके पास में, श्रावस्ती भी, ये सब यहीं यहीं आसपास के एरिया है। अब जैसे बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ये सब डेंसली फॉरेस्टेड एरिया भी है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो टिम्बर वगैरह सप्लाई होता है फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, वो भी यहाँ से आता है। तो इंडस्ट्री वाले क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक से दूसरा कनेक्शन कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे सीतापुर का नाम दिया, सीतापुर में जो जो लोग लखनऊ में रहते होंगे या जो आसपास के रीजन में रहते होंगे, तो उनको पता होगा नैमिषारण्य नाम का यहाँ पे जगह है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना टूरिज्म वाला, तो टूरिज्म में मैंने इसका कहीं पे भी नाम लिया नहीं था। बट दिस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि सदर्न स्टाइल में बना हुआ है। एंड गुड नंबर ऑफ बिलीव्स आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टेम्पल। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अ गुड साइट एज अ टूरिज्म प्लेस। रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा साइट है। जब हम लोग टूरिज्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया था, फोकस्ड टूरिज्म, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली वो एरिया जो कि लेसर नोन है। तो वहाँ पे मैंने दो सोहागी बरवा और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताया था कि ये दो एरिया ऐसे हैं, कि ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी हैं कि जिनके बारे में कम नॉलेज लोगों को। तो ये फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर प्रमोट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जा सकें। तो नैमिषारण्य हो गया, हरदोई नैमिषारण्य हो गया सीतापुर के अंदर, वो भी इसी तरीके का एरिया है। तो एक वैल्यू ऐड आपके लिए यहाँ पे ये भी है। तो जब भी आप कोई एरिया देखो, जब भी आप कोई कोई कुछ भी देखो, तो उसके साथ में जितने एसोसिएशंस हो सकते हैं, जितने कनेक्शंस हो सकते हैं, वो सब बनाने की कोशिश करो। उससे अब जैसे हरदोई से भी एसोसिएटेड कुछ ना कुछ होगा ही। तो एज ऑफ नाउ मतलब हो सकता है शायद मुझे भी रिकॉल ना हो रहा हो, आपको भी रिकॉल ना हो रहा हो, लेकिन हरदोई से शायद कारपेट्स एसोसिएटेड हैं, या फिर इस तरीके से कुछ है। बिकॉज आई कैन रिकॉल कि जब पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बन रहा था, तो देयर प्राइम मिनिस्टर सेड समथिंग दैट कारपेट्स हैव कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, सो यू कैन गो बैक एंड चेक। तो इस तरीके से हमको जब सिटीज़ के नाम देखें या फिर कोई कोई भी ऐसा टेम्पल का नाम देख रहे हैं, तो उसके साथ में मल्टीपल कनेक्शंस हमको बनाना आना चाहिए। तो शारदा सहायक कैनल हो गया, उसके बाद फिर सरयू कैनल प्रोजेक्ट हो गया। ये कहाँ पे आपका, सिद्धार्थ नगर में, इस साइड में माता टीला डैम जैसे है। तो माता टीला डैम हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखा। अब सरयू कैनल जो प्रोजेक्ट है, एक बार मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे फैजाबाद हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, ये एरिया जो है ये सरयू सरयू कैनल के अंदर कवर्ड है। अब सरयू का नाम सुनते ही तुरंत आपको अयोध्या का नाम याद आ जाता होगा। अब अयोध्या के जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जब आप सिद्धार्थनगर की तरफ जाओगे तो बस्ती पड़ता है। एंड देन सिद्धार्थनगर एंड गोरखपुर आसपास का रीजन है। तो सरयू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सरयू को आप वापस से कनेक्ट कर सकते हो, जो दीपोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे अयोध्या के अंदर, तो वो बेसिकली उसी के बैंक पे मनाया जाता है ये पूरा फेस्टिवल। एंड सरयू को आप कनेक्ट कर सकते हो लॉर्ड राम के साथ में, रिलीजियस बेदिंग के फॉर्म में। सरयू इज बेसिकली गंगा जी ऑफ अयोध्या। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इस तरीके से आपको कनेक्शंस बनाने हैं कि आप, मैंने हमने टूरिज्म टॉपिक पढ़ रखा है, तो सरयू को टूरिज्म से आप कनेक्ट कर ले जाओ। सरयू को आप अयोध्या वगैरह जो भी वहाँ पे दीपोत्सव सेलिब्रेशन हो रहा है, कल्चरल सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें हो रही, उनके साथ में कनेक्शन कर ले जाओ आप। माता टीला डैम जैसे, तो चेक डैम एंड रिजर्वायर टू प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ एंड इंश्योर ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन इन द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। अब माता टीला डैम, आई थिंक ये मैं फोर्थ टाइम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ टाइम आपको बता रहा हूँ। माता टीला डैम माइनर इरीगेशन चेंजेस क्या हुए हैं इरीगेशन में, और कौन कौन से इरिगेशन के मीडियम अवेलेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तीनों जगहों पे हम लोगों ने ये चेक डैम फॉर्म में जो इरिगेशन होता है उसको डिस्कस कर रखा है, उसके बारे में बात कर रखी है। तो माता टीला डैम इज गेटिंग रिपीटेड फोर्थ टाइम। तो वही मैं बोलता हूँ जैसे आपसे कि एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रही है। इसीलिए इसको याद करने से, इसीलिए वीडियोस को देखने से आपको यही फायदा होगा कि दैट यू विल बी एबल टू यूज वन इन्फॉर्मेशन एट मल्टीपल प्लेसेस। फिर अपर गंगा कैनल प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब जैसे अपर गंगा हो गया, लोअर गंगा हो गया, ईस्टर्न गंगा हो गया, कोई भी, तो हमको इतना इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि गंगा आ कहाँ से रही है। तो गंगा, हमको एक आइडिया है कि यार ये वेस्टर्न यूपी से एंटर करती है। गंगा एंटर्स इन यूपी फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट। तो जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वेस्टर्न रीजन के, वो गंगा के अंदर, मतलब ये गंगा कैनल के अंदर कवर्ड होंगे। तो यहाँ पे मेरठ पर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का नाम लिख दिया मैंने। हो सकता है यहाँ पे एटा का नाम लिख देता, यहाँ पे अलीगढ़ का नाम लिख देता, हाथरस का नाम लिख देता। तो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम तो मैं लिख सकता था, और धीरे धीरे वो कैनल, मतलब मैं उन्नाव तक भी आ सकता हूँ, कानपुर, उन्नाव, ये सब भी नाम मैं लिख सकता हूँ। बेसिकली कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर किसी हर आप सारे कैनल्स के बारे में आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने पढ़ भी लिया, so it will be very difficult to remember all the names, all the districts that a particular canal passes through। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ये पता रहे ब्रॉडली कि कौन से रीजन में है ये। अगर हमको ये पता है कि ये वेस्टर्न रीजन में है, तो हमको ये भी है, तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है वो हम मेंशन कर देते हैं, तो ये मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ, अब जैसे कैनल बेस्ड इरीगेशन हो गया,
तो कैनल्स के नाम आपको याद करने हैं। तो अपर गंगा कैनल हो गया, लोअर गंगा ईस्टर्न गंगा कैनल हो गया जैसे यहाँ पे। उसके बाद फिर यमुना कैनल हो गया, सादा सहायक हो गया, सरयू हो गया। तो फेमस कौन कौन से हैं, जैसे जब मैं एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन बता रहा था आपको, तो एक्सपोर्ट में मैंने बताया राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, तो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं। तो जब मैं बोल रहा था कि यार ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, तो जब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम। तो वो सबसे आसान था लिखना हमारे लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे लिए कौन सी चीज़ें आसान है, जो रिवर्स ऐसी हैं जो बहुत फेमस है, जिनको हम हमेशा से सुनते आए हुए हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरयू हो गया। ये रिवर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं। तो इसलिए इनका नाम लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कुछ तो आपको याद करके चलना ही है। अब गंगा में एक अपर गंगा हो गया, एक ईस्टर्न गंगा हो गया, अब यमुना हो गया यहाँ पे। तो 4 नाम तो आपको यहीं पे याद हो गए। गंगा में एक अपर गंगा, ईस्टर्न गंगा, उसके बाद फिर सरयू हो गया आपका, यमुना हो गया आपका, माता टीला डैम। 5 पॉइंट्स आपके यहीं पे हो जाते हैं। अगर कभी भी डैम बेस्ड इरिगेशन या फिर कैनल बेस्ड इरिगेशन या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा जाता है, तो सरयू जी का नाम आपको याद रहेगा, ईस्टर्न गंगा का नाम याद रहेगा, अपर गंगा का नाम याद रहेगा, यमुना का नाम याद रहेगा, और उसके बाद में एंड देन दिस माता टीला डैम का नाम याद रहेगा। तो 5 तो आपको कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में याद रहेंगे। अब आप ये बताना मुझे कि ये नाम आप अगर कहीं से पढ़ करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते और ये नाम आप यहाँ से सुन करके जा रहे हो, तो कौन कौन सा दोनों में से ज़्यादा ईजियर था आपके लिए याद करना? ये खुद आप सेल्फ एनालाइज करना और बताना मुझे। सो आई कैन गारंटी और आई नो दिस दैट लिसनिंग टू समवन एंड लिसनिंग विद अ फ्रेमवर्क, लिसनिंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये रिवर्स तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, अगर इस पे कैनल बन गया तो आगे एक वर्ड कैनल लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो दिस बिकम्स वे मोर इजियर टू रिमेंबर थिंग्स इन द लॉन्गर रन। और हमको जल्दी एग्जाम में जब आप बैठोगे देन यू विल बी एबल टू रिकॉल दीज वर्ड्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो ये रिवर्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, और इस इन पे बेस्ड जो कैनल प्रोजेक्ट्स के नाम है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जैसे गंगा है तो ये वेस्टर्न यूपी के अंदर है, तो वेस्टर्न यूपी के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख दो। यमुना है तो वो भी वेस्टर्न यूपी के अंदर है, वहाँ के भी 3-4, आगरा का नाम लिख सकते हो आप, आगरा से ही होके जाती है ताजमहल के जस्ट पीछे से गंगा, ये यमुना जी होकर के जाती हैं, फिर वो दिल्ली में एंटर कर जाती हैं उसके बाद से। तो आगरा के पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट्स आते होंगे उनके नाम लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को कवर करना है। तो अपर गंगा कैनल कहाँ पे, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में है। शुगर केन एंड व्हीट का नाम मैंने लिख दिया। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, शुगर केन एंड व्हीट। कि मतलब बस मुझे ये है कि मुझे अपने आंसर्स को बहुत ही इंग्लिश बनाना है। तो इंग्लिश बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बहुत चीज़ें क्रैम करनी, बहुत चीज़ें रटने की जरूरत है। ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो चीज़ें सिंपल हो, जैसे शुगर कैन एंड व्हीट का नाम वेस्टर्न यूपी में, अगर अपर गंगा कैनल वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के नाम मुझे वेस्टर्न यूपी के पता है। शुगर कैन एंड व्हीट का नाम मैंने लिख दिया। सिमिलरली जो ईस्टर्न गंगा है, ईस्टर्न गंगा में मैंने बुलंदशहर का नाम लिख दिया, अलीगढ़ एंड एटा का नाम लिख दिया। किस चीज़ में इरिगेशन रिलायबिलिटी बढ़ाएगा यहाँ पे। रोनी डैम आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये ललितपुर के अंदर है रोनी डैम। तो अब यहाँ पे एक डेटा मैंने डाल दिया कि 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो बेनिफिट करता है रोनी डैम अपना। फिर राजघाट डैम हो गया, ये भी आपका ललितपुर वाले रीजन में, राजघाट हो गया, रोनी डैम हो गया। उसके बाद फिर यमुना कैनल हम लोगों ने बात कर लिया। तो टोटल 7 ऐसे हैं जो यहाँ पे कैनल बेस्ड इरीगेशन की हमने बात कर ली। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको डिटेल पता चल रहा होगा, रिवर्स के नाम आपको पता चल रहे होंगे। तो रोनी डैम किस रोनी रिवर पे बना होगा, ये आपको पता हो गया ललितपुर वाले रीजन में। यमुना आपको पता चल गया, गंगा जी का नाम आपको पता ही है, सरयू का नाम आपको पता चल गया, शारदा का नाम आपको पता चल गया। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट राप्ती के ऊपर बना हो सकता है कोई प्रोजेक्ट घाघरा के ऊपर बना हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये रिवर्स के नाम आपको, कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहीं से आप कनेक्शन ड्रॉ करके उसके ऊपर नाम लिख सकते हो। शॉर्ट नोट का मतलब उसमें आप यूटिलिटी ऑफ रिवर्स भी लिखोगे। तो यूटिलिटी ऑफ रिवर्स में आप लिखोगे कैनल बेस्ड इरीगेशन, और जब आप कैनल बेस्ड इरीगेशन लिखोगे वहाँ पे, तो आप इस तरीके से एक बेसिकली एक हेडर बनाओगे। यूटिलिटी ऑफ रिवर्स में आप जब कैनल, तो वहाँ पे आप लिखोगे कि रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट और रिवर्स आर लार्जली कोरिलेटेड विद द कैनल बेस्ड इरीगेशन, आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैनल बेस्ड इरीगेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ऐसा एक हेडर बना दोगे, रिवर्स एंड एसोसिएटेड कैनल्स। उसके बाद फिर आप यहाँ पे निकालते हैं इस तरीके से चले जाओगे। फिर यहाँ पे आप डाल दोगे अपर गंगा कैनल, वेस्टर्न यूपी, शुगर केन, फिर ईस्टर्न गंगा कैनल, वेस्टर्न यूपी, या फिर यहाँ पे आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख देना, अलीगढ़ का नाम लिख देना, बुलंदशहर का नाम लिख देना। उसके बाद फिर यमुना कैनल, बेनिफिटिंग द फार्मर्स ऑफ
आगरा, उसके बाद फिर शारदा सहायक, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इस तरीके से, सरयू, अयोध्या एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट सच एज बस्ती, गोरखपुर, ये रिवर पे क्वेश्चन आया, आपने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद फिर रोहनी डैम, डैम एक जो हम लोगों ने अभी बात किया था इसका, राजघाट डैम बेतवा रिवर पे, बेतवा रिवर एंड राजघाट डैम। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। अब आपका जो, अगर रिवर बेस्ड इरिगेशन पे बात कर दिया या फिर रिवर्स की इंपॉर्टेंट पूछ ली, तो आप तो एक तो इरिगेशन वाला पॉइंट लिख ही रहे हो यहाँ पे। इससे ज़्यादा और इंपॉर्टेंस क्या होता है रिवर्स का बेसिकली। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल जगहों पे ये आंसर्स अपने यूज़ करने हैं। तो ये आपके लिए वैल्यू ऐड हो गया, ये जो प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो। उसके बाद फिर आप चाहे सोलर बेस्ड इरिगेशन लिखना, चाहे ड्रिप इरिगेशन लिखना, या फिर जैसे खेत तालाब योजना लिख देना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप लिख देना, प्रधानमंत्री पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे लिखने के लिए। बट एज ऑफ नाउ जैसे ट्यूबवेल, बोरवेल, उसके बाद फिर ट्रेडिशनल मीन्स जैसे आहार, पाइन्स, इन सबको भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सब आप लिखते जाना। बट नया इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए वो ये था, और इसका यूटिलिटी किस तरीके से हो सकता है, आगे किस तरीके से क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आने वाले हैं, उनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल भी देख करके पैनिक नहीं होना, और बैठ करके सारे कैनल्स के बारे में नहीं पढ़ना है कि सारे कैनल्स हम उत्तर प्रदेश के पढ़ डालेंगे। बिकॉज जब भी ऐसा टाइम मुझे मिलेगा तो मैं वैल्यू ऐड वाले कंटेंट में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से बहुत सारे कैनल्स के नाम ऐसे हैं, और मैप वगैरह भी बना के रखा है यूपी गवर्नमेंट की अलग अलग साइट के ऊपर। लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो अननेसेसरी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप सोच के देखो एक कैनल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा। सबसे पहले ये जानना है कैनल ओरिजिन, कैनल की ओरिजिन क्या है। उसके बाद फिर ये जानना है कि उसकी लेंथ वगैरह कितनी, कितने डिस्ट्रिक्ट्स लेंथ, अलग अलग चीज़ एकदम हमको बहुत सारे पॉइंट्स बनाने हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा होगा, उसके बाद कितने फार्मर्स उससे बेनिफिट ड्राइव कर रहे होंगे, कितना उसका एरिया होगा कवरेज का। उसके बाद फिर जो उससे एसोसिएटेड और क्या 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 चीज़ें वो हमारे लिए मतलब फार्मर्स को किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा, यही हमको जानना है यहाँ पे। कैनल्स तो हमने देख ली कि कौन कौन से हैं, लेकिन किसी कैनल का फीचर क्या क्या होगा, यही होगा। अगर आपसे कोई पूछता है एक मोबाइल का फीचर क्या है, तो आप यही बताते हो ना, कौन सी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है। गूगल पिक्सल है, या फिर वन प्लस है, या फिर नथिंग का फ़ोन है, नथिंग ओएस का फ़ोन है। तो ये देखते हो आप। उसके बाद फिर देखते हो उसकी साइज़ वगैरह कितनी है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है या फिर उससे छोटा डिस्प्ले है। फिर उसके बाद फिर देखते हो आप बैटरी लाइफ क्या है उसकी। फिर आप देखते हो कितने जीबी रैम, मतलब कितना जीबी आपका वो है स्टोरेज वगैरह है। आप स्टोरेज आप चेक करते हो, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। यही है ना किसी भी मोबाइल के फीचर्स। मोबाइल के फीचर्स तो बड़े जल्दी याद हो जाते हैं, देखते हुए भी बड़े अच्छे से कि भाई लेते समय हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब कुछ भी कम ना होने पाए मोबाइल के अंदर। उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। फिर आप ये देखते हो कि किस किस तरीके से मुझे बेनिफिट मिल सकता है मोबाइल से। लेते समय तो आप बहुत ध्यान देते हो कि आप टाइमर लगा करके एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर सारे ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे। बाद में करते हो अलग बात है। उसी तरीके से कैनल में भी हम एसोसिएटेड फीचर्स भी देखेंगे इसके। यहाँ पे भी देखते हो आपकी घर पे कन्विंस करना हो कि मोबाइल लेना हो या फिर कोई भी अच्छा टैब लेना हो, तो यही बताओगे ना पढ़ाई में यूज़ करना है, तो इसके भी एसोसिएटेड कुछ ना कुछ कैनल के फीचर्स होंगे। तो वही वही चीज़ें हमें बेसिकली देखनी है यार। बहुत देखो, लाइफ बहुत सिंपल है और ये एग्ज़ाम भी बहुत सिंपल है। ज़रूरत बस एक चीज़ की है, अच्छे गाइडेंस की। अगर इफ़ यू हैव अ गुड गाइडेंस एंड यू कैन ट्रस्ट समवन, यू कैन पुट योर फेथ ऑन सम मटेरियल और सम पर्सन और सम चैनल, किसी भी चीज़ के ऊपर, then this entire process becomes very very easy for you in the longer run, in the longer run. And trust me, if fate is on your side, if you are lucky enough, even it is like 90 to 99% of your own hard work. If there is 1% of luck, with this kind of effort you will definitely clear this exam, and this time only you will clear this exam. आने वाले भी टाइम में अगर मान लो कोई अपना मेंस लिखने वाला है, कोई यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो मेंस वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये। तो लोअर गंगा कैनल के, अब जैसे इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मैप मैंने इस तरीके से बना दिया सिंपल, मैंने वेस्टर्न यूपी में दिखा दिया। मुझे नहीं दिखाना भाई कि ये मतलब एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नहीं। बस मुझे ये दिखा देना है कि ये लोअर गंगा कैनल है, वेस्टर्न यूपी के अंदर है, बात खत्म। अब इसके लिए क्योंकि मैं आंसर लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू ऐड भी चाहिए,
तो आप भी ध्यान रख लो यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो गया तो आप इनको यूज़ कर लें। नर्मदा बैरेज और वेस्टर्न यूपी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नर्मदा बैरेज से ओरिजिनेट होता है। की फीचर्स क्या? ओरिजिन एंड लेंथ, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नर्मदा बैरेज। नहीं, बाकी आंसर्स में नहीं लिखने की जरूरत है, जहाँ याद नहीं है वहाँ पे सीधा लिखो कि द कैनल ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न यूपी एंड इरिगेट्स अ एरिया वास्ट एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द वेस्टर्न यूपी। तो गंगा रिवर इन बुलंदशहर, इसके लिए क्या है? नर्मदा बैरेज है एंड बुलंदशहर। इरिगेशन कवरेज की बात हो गई। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके का कोई फैक्ट नहीं लिखना, 1.8 मिलियन हेक्टेयर आप लिख दो। जैसे कि हम लोग एक बार किसी क्वेश्चन में भी ये इस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे ये लिखा था हम लोगों ने मेजर या फिर कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इस तरीके का वर्ड यूज कर लिया था, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट इरिगेट्स मोर देन अ मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड, या फिर ये लिख सकते हो इट इरिगेट्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वेस्टर्न यूपी फार्म लैंड विच इंक्लूड्स द शुगर केन फार्मिंग। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट से नाम याद नहीं है तो आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो, आगरा, एटा, कानपुर, एंड उसके बाद फिर लिख दो कि एटसेट्रा लिख दो आप, एटसेट्रा, या फिर 2-3 मोर, इट इरिगेट्स अराउंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी इंक्लूडिंग आगरा एंड एटा। इस तरीके से आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पांचों के नाम मुझे नहीं याद है, मैंने 2 के नाम लिखे और उसके पहले लिख दिया इट इरिगेट्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, वेस्टर्न यूपी, आगरा एंड एटा, अलॉन्ग विद आगरा एंड एटा। इस तरीके से कैनल नेटवर्क जो ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, तो उसमें एक कानपुर ब्रांच है, फतेहपुर इटावा ब्रांच है। मैं पहले ही आपको बोल के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन स्पेशल है, अपने आप में स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये आ गया है, पूछ लिया लोअर गंगा कैनल के बारे में, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई बाउंसर क्वेश्चन इस तरीके से आ भी जाता है, तो सबसे पहले ये तरीका कि मोबाइल के फीचर्स क्या है, कैनल के फीचर्स क्या है, उस तरीके से आप सोचो कि कैनल के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर जनरली उसको आंसर करने की कोशिश करो। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ना ही एक भी क्वेश्चन एंग्जाइटी पैनिक इसमें छूट जाए, अरे ये आ गया, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इस तरीके की सिचुएशन में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर लिख करके आना है, और एक अच्छा आंसर लिख करके आना, टू द पॉइंट आंसर लिख करके आना है आपको। और टू द पॉइंट आंसर का मतलब फैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, टू द पॉइंट आंसर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कैनल के फीचर्स पूछ रखे हैं इन्होंने। कैनल के फीचर्स मतलब अगर आपको पता है कि सेमी कंडक्टर का यूज़ होता है तो कौन सी कंपनी बना रही है, ये ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ सेमी कंडक्टर यूज़ होता है। तो मोबाइल वगैरह में वाटर मैनेजमेंट की यहाँ बात हो गई, तो वाटर मैनेजमेंट तो इससे होगा ही होगा, और क्या ही होगा। तो मॉडर्नाइजेशन तो हो ही रहा है कैनल का, लाइनिंग ऑन कैनल्स टू प्रिवेंट सीपेज वगैरह। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, एक हम लोगों ने GS1 से पॉइंट उठा लिया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आप खुद सोच के देखो, जितने कैनल्स इंडिया में बने हैं ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बने हैं। बहुत कम कैनल्स ऐसे हैं जो अभी बन रहे हैं, जैसे सतलज जमुना जो लिंक कैनल है, अब वो तो दो स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कम इस तरीके के कैनल्स के कंस्ट्रक्शन हुए हैं। तो जो भी हुआ वो पहले ही हुआ है। तो अगर कैनल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये बता सकते हो हिस्टोरिकल कनेक्शन से कि दिस कैनल हैज़ बीन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर द रीजन एंड प्रिवेंटेड फैमिन वगैरह, फैमिन रिलीफ के लिए। क्रॉप कौन सी होती हैं, ये देखो कितना जेनरिक पॉइंट है और कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। व्हीट हो गया, पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया, ये क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जो बात है, लाइनिंग ऑफ कैनल टू रिड्यूस सीपेज लॉसेज एंड अंडर रिसेंट कैनल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसकी मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी है, जो मैंने पहले बताता था कि जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो आप बताते हो कि इसकी और भी यूटिलिटी है, हम पढ़ाई में यूज़ कर लेंगे, अपने नोट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी रख सकते हैं, बाद में सुनेंगे बैठ करके इसको, या फिर अलग अलग मतलब एजुकेशन कंटेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से कैनल है तो इसका भी मल्टीपर्पज़ यूज़ है, सिर्फ इरीगेशन का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। इससे फ्लड वगैरह प्रिवेंट करने का काम हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी हो रही है बहुत जगहों पे, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फ्लड प्रिवेंशन और इरिगेशन सपोर्ट वगैरह, इन सबको भी काम हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी मेजर, इंटीग्रेशन विद माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ द लोअर गंगा चैनल क्या है आपका? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काम आ रहा है, फूड सिक्योरिटी में काम आ जा रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका, लेसर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, रिड्यूस रेनफॉल डिपेंडेंसी, फ्लड कंट्रोल। ये इसके पर्टिकुलर यूजेस हैं, सिग्निफिकेंस है लोअर गंगा कैनल सिस्टम का। मैंने बताया आपसे कि जब भी मान लो ये क्वेश्चन 12 नंबर में आ रहा है और आप 2 पेजेस लिख करके आपके खत्म हो गए हैं, तो जो नेक्स्ट है आप इस तरीके से सिग्निफिकेंस बना करके लिख सकते हो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में पहली बात तो आपको बता नहीं रहा हूँ, कैनल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इंश्योर ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, इनहेंस शुगर केन, व्हीट एंड राइस, शुगर केन यील्ड इन मेरठ एंड मुजफ्फरनगर। फूड सिक्योरिटी आपका, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मैंने साथ में डिस्कशन किया हुआ है। तो कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एफर्ट इंश्योरिंग सरप्लस फूड प्रोडक्शन।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, तो सर सपोर्ट्स रूरल लाइवलीहुड बाय इंश्योरिंग रिलायबल इरिगेशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। वेस्टर्न यूपी शुगर बेल्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू स्टेट्स जीडीपी। Lesser exploitation of groundwater with around the season availability of water in the canal. Groundwater conservation is highly efficient in the region. Reduced rainfall dependency, ये भी मैंने आपसे आपसे पहले बात कर चुका हूँ। तो जब भी हम कैनल की बात कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे तो उससे क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है, उसी तरीके से यहाँ पे इरीगेशन, कैनल बेस्ड इरीगेशन की बात कर रहे हैं तो उससे इन एंड अराउंड या फिर उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो अगर हमको ध्यान है, जैसे ग्राउंड वाटर, मानसून हो गया आपका, ये सब वाटर सप्लाई के लिए तो है। तो बेसिकली मानसून के थ्रू आप इरिगेशन का वाटर मिल रहा है आपको। अब मानसून आपका रिलायबल नहीं है, तो कैनल उस जो आपका मतलब ये ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें आप रिलाई नहीं कर सकते हो मानसून के ऊपर, उसको कम करता है, उस रिस्क को कम करता है। क्रॉप फेलियर की रिस्क जो होती है मानसून अनरिलायबिलिटी से, उसको कम कर देता है कैनल आपका। ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कम कर देता है आपका। अब जब ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी अगले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि कैनल बेस्ड इरिगेशन शुड बी प्रमोटेड। उसी मैंने बोला कि एक्स को वाई से कनेक्ट किया, वाई को एक्स से वापस कनेक्ट कर दिया कि जब ग्राउंड वाटर का क्वेश्चन आएगा तो कैनल यूज कर लूंगा, जब कैनल का क्वेश्चन आया तो ग्राउंड वाटर यूज कर लूंगा। ग्राउंड वाटर का बात आएगा तो वहाँ पे मैं मानसून वाले को यूज कर लूंगा, कैसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट जो है उसका यूज करके मैं बेसिकली ग्राउंड वाटर को मानसून से कनेक्ट कर दूंगा। तो ग्राउंड वाटर, मानसून, कैनल, ट्यूबवेल इरिगेशन। अब ग्राउंड वाटर आएगा तो ट्यूबवेल वाले को कनेक्ट करूंगा कि ट्यूबवेल इरिगेशन शुड बी ब्रॉट डाउन, और ट्यूबवेल इरिगेशन शुड नॉट बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एज इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेटिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन या फिर एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो। चेक डैम्स वगैरह जब आएगा तो उसको भी ग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो ग्राउंड वाटर हो गया, मानसून हो गया, कैनल बेस्ड इरिगेशन हो गया, ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर और प्रिसीजन फार्मिंग, इन सबको आपस में कनेक्ट करके जब भी आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हो या फिर जब भी आप ऐसे जेनरिक फ्रेमवर्क पे आंसर लिख रहे हो, तो बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं आपके लिए। एन नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं। यही इम्फेसिस है इस पूरे प्रोग्राम का। दो चीज़ें, एक तो आप यूपीपीसीएस के लिए एंड टू एंड प्रिपेयर हो जाओ, और दूसरा ये है कि आप इसको यूज़ करना चालू करो। मटेरियल्स जो भी हैं यहाँ पे, जो भी फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ, इसको यूज़ करो, इसके थ्रू अपने आप इंट्रोडक्शन वगैरह बनाओ। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश। इसमें बेसिकली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ और इस क्वेश्चन को खुद से लिखो। जो मैं लाइक जस्ट लाइक यू, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, जब भी मैं आंसर्स लिखता था तो समटाइम आई यूज टू गेट बोर्ड, या फिर मुझे ऐसे लिखते लिखते लगता था यार मैं कितने आंसर्स लिखूंगा सिर्फ इरिगेशन के ऊपर। बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर मुझे ग्राउंड वाटर के ऊपर लिखना हो, मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अब जैसे इसके ऊपर लिखना ही हो तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस जो मैं बना सकता हूँ। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आप लिख सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है ग्राउंड वाटर। इसमें भी आप लिख दो कि जो भी शुगर मिल्स हैं इन वेस्टर्न यूपी, उसके बाद फिर वाटर इंटेंसिव या वाटर गजलिंग क्रॉप्स, इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। शुगर केन का क्वेश्चन था, एक राइस पे भी क्वेश्चन था, उसमें शुगर केन और राइस दोनों ही ऑप्शन में थे। तो वाटर इंटेंसिव फार्मिंग जैसे शुगर केन हो गया, और उसके बाद फिर लैक ऑफ अवेयरनेस आप लिख सकते हो फार्मर्स के अंदर, कि जो अपने फार्म जब भी वो इरिगेशन करते हैं तो फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड यूज ऑफ टेक्निक्स सच एज फ्लड इरिगेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। उसके बाद फिर अर्बन एरियाज आर डिवॉर्ड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अर्बन एरियाज में वाटर हार्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। जो बहुत सारे घर बने हुए हैं वहाँ पे वाटर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ना ही जगह है, ना ही उन्होंने उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। हर बार न्यूज़पेपर में आप देखते होगे कि अब कंपलसरी हो गया, अब कंपलसरी हो गया वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस तरीके से आप 4 से 5 पॉइंट, 6 7 पॉइंट अपने बहुत ही आराम से बना सकते हो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। और जैसे कंक्रीटाइजेशन है या फिर इंक्रोचमेंट है, जो भी अर्बन वाटर बॉडीज़ है, इंक्रोचमेंट ऑफ अर्बन वाटर बॉडीज़, तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो। कंक्रीटाइजेशन ऑफ या फिर अर्बनाइजेशन, कंक्रीटाइजेशन जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है शहरों के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे आराम से बना लिया। इसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जब आप ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हो तो उसको अलग अलग डायमेंशन से जोड़ने की कोशिश करो। एग्रीकल्चर से आप जोड़ो कि किस तरीके से शुगर केन, राइस, ये वाटर गजलिंग क्रॉप्स इनके कल्टीवेशन से होता है। इंडस्ट्रीज से आप जोड़ो, इंडस्ट्रीज भी ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं और
ट्रीट नहीं करती हैं वाटर को रिलीज़ करने से पहले। उसके बाद फिर फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो फ्लड इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं। फिर आप अर्बनाइजेशन की बात कर सकते हो कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, दो इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट, बट देयर इज़ अ लैक्सिटी इन द अडॉप्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स, इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज by the formation of by the construction of slums and expansion in the areas which have been traditionally a source of water for the cities. उसके बाद फिर concretization has led to less seepage of groundwater, less seepage and recharge of groundwater. उसके बाद फिर आप drying of ponds and tanks in the village areas. उसके बाद फिर climate change आप introduce कर सकते हो कि excessive drought और heat waves also impact the availability of groundwater. एंड जो मतलब इस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो होता है, लैक ऑफ ट्रीज ऑल्सो इम्पैक्ट दिस ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। और जैसे यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन, फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बात की थी, पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन, डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, इस तरीके से एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, इस तरीके से मैं सारे पॉइंट्स को लिख रहा था। बट एज ऑफ नाउ आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने कि मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, just try to write it on your own, and this is a homework for you. This is the only question that I am going to leave to you, and if you try to write it. If you need any help, just put a text on the channel. I will give a detailed framework for this answer as well. I would like you to join the channel. If you are writing mains this year or at any point of time, you go and join the Telegram channel, that is your Logical Leap UPPCS, जिससे हमारा जो डिस्कशन है, जो हमारा कन्वर्सेशन है, वो और ज़्यादा स्मूथ हो सके, आपको मैं और ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो विद दिस आवर इरिगेशन टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई नीड टू जस्ट चेक विच इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या होने वाला है हमारा। जस्ट वन सेकेंड। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, द 5 क्वेश्चंस इन दिस। देन हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स हमको, ये टॉपिक्स जो अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज के ऊपर ही है इन यूपी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture. Soon I will come with the next video.